तो आज की डेट में हम लोग जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं कि जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट था उसकी वैल्यू क्या थी, उसका नेचर कैसे था। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि जब प्रयोग हुआ तो आप एक चीज़ देखते हो कि चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, दिस इज कॉल्ड द जूल थॉमसन कोफिशिएंट। यही होता है ना, जब हम थ्रॉटल करते हैं, याद करें क्या होता है, आपके पास इस तरह से ये एक पोरस प्लग है जहां आपने वो सब रेसे वगैरह भर दिया है, इधर से आपने पिस्टन लगाया, इसको प्रेस किया, इधर जो पिस्टन था उसको आपने खींचा, तो इस तरह से हाई प्रेशर के रीजन से इस तरफ लो प्रेशर के रीजन में गैस गई इस जगह को पार करती हुई, और जब उस तरफ पहुंचती है तो उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। टेम्परेचर में चेंज आना यानी कि डेल्टा टी हो जाना, कब, जब यहाँ पर डेल्टा पी था तो इसी का रेशियो जो होता है उसी को जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन एक क्वांटिटी है जो कंजर्व रहेगी और वो क्वांटिटी होती है एंथैल्पी। तो इस तरह से एंथैल्पी शब्द जो है, एंथैल्पी टर्म यहाँ से निकल के आता है। तो अगर हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के नोटेशन में बनाते हैं बच्चों, तो ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट डेल्टा टी बाई डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये टर्म निकल के आता है। अब एक बहुत ज़रूरी सी चीज़ है जो आपको जाननी थी, एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, देखो समझो, यहाँ पर अब ऐसा नहीं कि जूल थॉमसन ने किस गैस का इस्तेमाल किया, तो जूल थॉमसन ने जितनी भी उस समय की गैसेस थी, जिनको भी गैस फॉर्म में बनाया जा सकता था, जितने भी एलिमेंट थे उनको यूज किया। उन्होंने पाया जैसे बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ये जो इंडस्ट्रीज़ में जिनका ज़्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट होता था। ऐसे ही आपके पास एक गैस हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऐसी जो इनर्ट गैसेस थी इनका भी इस्तेमाल किया। तो हर तरह के गैसों का उन्होंने अपना इस प्रोसेस से उन्होंने चेक करके देखा। यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट दिखाई पड़े। क्या देखा गया, अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह की गैसों को जूल थॉमसन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर इसमें हम यहाँ पर ऑक्सीजन भर दें और फिर इसको प्रेस करें, अब वो ऑक्सीजन कुछ तो टेम्परेचर होगा, उस ऑक्सीजन का रूम टेम्परेचर जो होगा वही टेम्परेचर होगा। तो अगर ऑक्सीजन को आपने यहाँ भरा और उसको प्रेस किया, इधर से गैस को आगे भेजा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजा, तो हमने क्या पाया कि ये सारी गैसें जो थी वो कूल हो जा रही थी। मान लो रूम टेम्परेचर, सपोज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री था, यानी ये सारी गैसें 27 डिग्री पर थ्रॉटल की जा रही थी। तो जब ये थ्रॉटल की जा रही थी और जब ये दूसरी तरफ जा रही थी, तो वो जो टेम्परेचर था वो मान लो एक बार में 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ठीक है, कम हो गया, 27 से 15 हो गया। फिर अगर उस गैस को फिर आगे निकाल के अगली बार फिर से थ्रॉटल कराया जाए, मतलब कई सारे हमने थ्रॉटल लगा दिए, तो एक चरण में गैस 15 तक गई, फिर इस गैस को आगे फिर से इसी तरह से एक चैम्बर से गुजारा गया तो हो गई 10 हो गया, फिर गुजारा गया तो 7 हो गया, फिर गुजारा गया 0 हो गया, फिर गुजारा गया माइनस हो गया। तो इस तरह से गैस को हम एक चरणबद्ध तरीके से ठंडा करते करते उसको लिक्विफाई भी कर सकते थे। इसे कहते थे रीजेनरेटिव कूलिंग, मतलब बार बार करके बार बार अलग अलग चैम्बरों से, अलग अलग जूल प्लग से गुजारते हुए हम उसको ठंडा कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या पाया गया कि जो बहुत सारी गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि पर्याप्त मात्रा में प्रकृति में पाई जाती हैं, ये ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ देखी गई कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन इस तरह की जो गैसें थी, जब इनको इसी प्रोसेस से गुजारा गया तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करती है, यानी कि पहले की तुलना में गर्म हो गई। यानी अगर हाइड्रोजन को आपने यहाँ पे रखे, इसको प्रेस किया, तो 27 डिग्री की जो ऑक्सीजन थी वो 27 डिग्री की जो हाइड्रोजन थी वो हो सकता है 30 डिग्री की हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि कूलिंग ना हो, हीटिंग होना शुरू हो जाए। अब ये जो ऑब्जर्वेशन था जूल इफेक्ट का, जूल थॉमसन इफेक्ट में ये जो ऑब्जर्वेशन था ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक था, यानी कि इसकी हमें समझने की ज़रूरत थी। तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि यहाँ कूलिंग हो जाता है और क्यों ऐसा होता है कि हीटिंग हो जाता है, और इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल मैं आपके सामने ये रखने वाला हूँ कि हीटिंग और कूलिंग को हम यहाँ पर कैसे शो कर सकते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट में हम इसको कैसे दिखा सकते हैं कि इन विच केस इट इज़ हीटिंग एंड इन विच केस इट इज़ कूलिंग। तो जरा देखें, इसमें देखें यहाँ पर इस जगह पर जूल थॉमसन इफेक्ट में कि व्हेन जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर सिंस व्हेन वी ऑब्जर्व व्हेन दिस इज पॉजिटिव वी ऑब्जर्व कूलिंग इफेक्ट। कैसे कह रहे हैं कूलिंग इफेक्ट, कैसे आप कह रहे हो कि जब ये पॉजिटिव होगा तो कूलिंग ही होगा। तो जरा देखो पूरे प्रोसेस के दौरान डेल्टा पी क्या होता है, मतलब आपका अगर ये चैम्बर है, यहाँ पर आपका पोरस प्लग है, यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2। हमें मालूम है कि P2 जो होता है वो लेस देन होता है P1 से, इसका मतलब है P2 माइनस P1 हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे टर्म के अंदर ये वाला जो इफेक्ट है यानी चेंज इन प्रेशर है, ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। अब बात आती है टेम्परेचर की। मान लो यहाँ टेम्परेचर था T1 और यहाँ टेम्परेचर T2। कूलिंग होने का मतलब क्या है कि T2 लेस देन T1। तो ऐसी स्थिति में T2 माइनस T1 भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, पहले टेम्परेचर ज़्यादा था अब टेम्परेचर कम हो गया, इसे तो कूलिंग कहेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अगर कूलिंग हो रही है तो आपका जो ये वाला टेम्परेचर T2 होगा वो हमेशा T1 से कम होगा, तभी तो ठंडा होना कह रहे हो आप। जबकि प्रेशर P2 हमेशा P1 से कम होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हम थ्रॉटल करते हैं। तो अब देखो अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये भी निगेटिव तो कैंसिल होकर के पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब जूल कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ता है। सिंस फॉर dP एज निगेटिव वैल्यू, क्योंकि चेंज इन प्रेशर को निगेटिव वैल्यू है, द dP विल ऑल्सो बी निगेटिव फॉर कूलिंग इफेक्ट। क्यों हम कह रहे हैं कि कूलिंग होगा, क्योंकि इस समय dP भी निगेटिव होता ही है, वो तो नेचर ही है जूल थॉमसन इफेक्ट का, और dt भी आपको निगेटिव होगा तो निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे। दूसरी तरफ दूसरा हम कह सकते हैं कि जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट निगेटिव होता है देन वी ऑब्जर्व हीटिंग इफेक्ट। अब इस लॉजिक को भी आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसको हीटिंग इफेक्ट कब कहते हैं, जब आपका जूल थॉमसन कोफिशिएंट निगेटिव होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट का निगेटिव होना क्यों ऐसा होता है, कि देखो हीटिंग का मतलब क्या हुआ कि अब की बार क्या हुआ, T2 जो है वो T1 से ज़्यादा हो गया। तो अगर T2 T1 से ज़्यादा होगा तो T2 में से T1 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास एक टर्म निगेटिव है एक टर्म पॉजिटिव है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो वही आपने कहा कि जब जूल थॉमसन कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हीटिंग इफेक्ट को बच्चों हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे एज ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन dP is always negative, but during heating delta T will be positive. As a result mu J2 will be नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया। छोटे क्वेश्चन के लिए और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज़ है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक और स्थिति आती है जब म्यू जेटी की वैल्यू 0 हो जाती है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये ऐसी स्थिति है जहां आपकी गैस ना कूलिंग दिखा रही है ना हीटिंग दिखा रही है। तो यहाँ पे लिखोगे दिस कंडीशन corresponds to neither heating nor cooling
ऑब्जर्वेशन। तो जब म्यूजेटी 0 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारी गैस ना ही ठंडी हो रही होती है और ना ही गर्म हो रही होती है, और ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें जिस टेम्परेचर से गैस थ्रॉटल की गई उसी टेम्परेचर से आगे चली गई। अब एक बहुत खास बात आप यहाँ पे देखो, आखिर डिसाइड कैसे होता है। देखो 3 चीज़ें हैं। एक मैंने कहा कूलिंग, ठंडा हो जाना, एक मैंने कहा नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, और एक मैंने कहा हीटिंग। ऐसा लग रहा है कि एक कोई बीच की जगह है, यहाँ से एक तरफ घटना है हीटिंग होने की और एक तरफ घटना है कूलिंग होने की। अगर इससे कोई वैल्यू है, जिस वैल्यू की वैल्यू अगर इसके बराबर होगी तो देयर विल बी नथिंग, ना हीटिंग ना कूलिंग। लेकिन अगर वो फिजिकल वेरिएबल इस डोमेन में आ जाएगा तो गैस हमेशा हीटिंग दिखाएगी, इस डोमेन में आ जाएगा तो गैस हमेशा कूलिंग दिखाएगी। तो यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर इसको कहते हैं TI। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई गैस ली, जब आप अपना गैस चुन रहे हो तो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले आपने अपने गैस का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम कर दिया। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारे पास कोई गैस X है जिसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है। अब आप इस गैस को जब अपने एक्सपेरिमेंट पे भरोगे उस समय आपके पास चॉइस क्या है कि आपने अपनी गैस का टेम्परेचर 210 कर दिया, यानी टेम्परेचर को आपने टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा कर दिया। ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप अपने गैस को ठंडा कर दिया, 200 से कम कर दिया। मान लो आपने अपनी गैस को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर दिया तो आपके गैस का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो गया। तो ये जो फैक्टर है ये ही डिसाइड कर देगा कि आपकी गैस कूल होगी कि हीट होगी। या तो अगर आपके गैस का टेम्परेचर, जब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो अगर आप अपनी गैस का टेम्परेचर उस गैस के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा रखा और फिर उसको थ्रॉटल कराया तो कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। और अगर आपने गैस को ठंडा कर दिया उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से, फिर आपने उसको कराया तो आप उसको हीटिंग इफेक्ट देख रहे हो। अब कूलिंग होगा कब हीटिंग होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इस टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू को निकालने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना समझना है कि आपकी जो हर गैस के लिए उसका खुद का एक टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिनर्ट जॉन पोटेंशियल, इन सब से डिसाइड होगा। एक बार डिसाइड हो गया तो फिक्स हो गया, हर गैस के लिए अपना अपना इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। अब अगर आप किसी गैस को थ्रॉटल करने जा रहे हो तो ये आपकी चॉइस है कि आप उसको उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ा करके थ्रॉटल करोगे या घटा करके थ्रॉटल करोगे, और इसी आधार पर आपका हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। मैं अभी नहीं बता रहा हूं कब किस केस में, क्योंकि वो अगली अपने लेक्चर का टॉपिक होगा। तो फिलहाल ये टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन जो है वो यहाँ पर डिसाइड करता है। तो अगर हमने अपनी गैस को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पर सेट कर दिया तो हम ये पाएंगे कि किसी स्थिति में एक खास कंडीशन पर, इनमें से एक खास कंडीशन पर कूलिंग दिखाई पड़ेगा, इनमें से एक दूसरी कंडीशन पर हीटिंग दिखाई पड़ेगा। और अगर आपका गैस एग्जैक्टली टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बराबर है, यानी आपने गैस को ना टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से ज़्यादा किया ना टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम किया, आपने इस गैस को टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पे ही रखा, तो फिर आपको ये वाला इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जब कोई गैस एक खास प्रेशर पर जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है उसके बराबर होती है तो वो नो कूलिंग नो हीटिंग दिखाती है, और अगर उससे ऊपर ज़्यादा होती है तो वो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट आपको शो करते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीखा इस पूरे डिस्कशन में कि जूल थॉम्सन इफेक्ट के किन किन सिचुएशन में हम जूलिंग इफेक्ट, किन किन सिचुएशन में हम कूलिंग इफेक्ट देखते हैं और किन सिचुएशन में हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, और कब कोई इफेक्ट नहीं दिखता, और इसके पीछे मुख्य आधार कौन है? इसके पीछे मुख्य आधार है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का होना। तो दिस इज द मेन फाइंडिंग
दिस इज द मेन फाइंडिंग ऑफ दिस होल डिस्कशन। ठीक है, तो अब अगला सवाल हमारे सामने जो निकल के आता है कि भैया टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन कैसे डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की परिभाषा क्या है। तो हम अगले लेक्चर में आपके साथ में टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन की परिभाषा बताएंगे। वीडियोस में बड़ा नहीं कर रहा हूं बिकॉज देयर इज नो व्यूअर्स, देयर आर नो व्यूअर्स जो कि पूरा देख रहे हैं। सो वीडियो आर विद इन द 25 मिनट और 30 मिनट। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, हम लोग बात करेंगे इन्वर्जन टेम्परेचर की। हैव अ नाइस डे।